विभोर जी, जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 743वीं रैंक प्राप्त की, उसके बाद आपकी आईएमआरसी में जॉब भी लग गई, लेकिन आपने फिर भी आईएएस की तैयारी जारी रखी। ऐसा क्या लगा आपको आईएएस में? सबसे पहले तो जब मेरी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में सिलेक्शन हो गया था, तो वो मेरा प्रथम प्रयास था। जनरली जब हम यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो ज़्यादातर लोग, मैं भी, एस्पायर करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए, जो कि हमें न सिर्फ पब्लिक से इंटरफेस इंक्रीज करती है, बट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहां से हम चेंजेस को इनिशिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम एक चेंज का पार्ट बन सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थ्रू। तो इसलिए इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस काफ़ी अच्छी सर्विस है। लेकिन क्योंकि सिविल सर्विस में आने का जो मेन पर्पस रहता है सभी एस्पिरेंट्स का, वो आईएएस की तरफ ही रहता है। इसलिए मेरा एक तो ये था कि उसकी आईएएस तक पहुंचना है। दूसरा, मेरा प्रथम प्रयास में हो गया था और मेरे पास 5 अटेम्प्ट और बचे थे, तो मैंने सोचा अभी एज भी है और ऊपर से अटेम्प्ट्स भी हैं, तो दे ही सकते। आपने कभी हार नहीं मानी, लगातार तैयारी करते रहे जी। और क्लियर भी किया। तो क्या ट्रिक्स हैं, क्या थॉट्स हैं जिनसे आपको सफलता मिली? ट्रिक्स कह सकते हैं आप, जो अदर टेक्निक्स है, मेथड्स है, वो कह सकते हैं। पहली चीज होती है कंसिस्टेंसी, कि ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि मैं बार बार कहता हूँ, इट इज नॉट अ स्प्रिंट, ये एक मैराथन की तरह है। आपको कंटिन्यूअस पेस में धीरे 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 बढ़ते रहना है। तो मुझे भी फाइनली रैंक 19 लाने के लिए लगभग ऑलमोस्ट 4 साल का समय लगा। और 4 साल का जो समय है वो ऑलमोस्ट आइसोलेशन में जाता है आपका। आप ना किसी के टच में रहते हैं ना कुछ करते हैं। तो जो ट्रिक बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो यही है कि आपको एक डिफाइंड सिलेबस को, अपने एक नोट्स को, टेस्ट सीरीज को, इन सबको कंसिस्टेंटली करना है, न्यूज़पेपर रीड करना है। तो जो आपकी मेथोडोलॉजी, स्ट्रेटजी बना रखी है, उसको आपको कंटिन्यूस काम करना है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया, सेकंड में नहीं हुआ तो ये भी है, और थर्ड में फिर हुआ है, 19 रैंक जो आई है। तो यही इसका एक मंत्र मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, कि लगातार परसिवरेंस के साथ में आगे बढ़ना है। तो विभोर जी, ये बताइए, क्या आपका आईएएस बनने का सपना शुरू से ही था या इस कहीं से इंस्पायर हुए आप? शुरू से मेरा सपना नहीं था, पेरेंट्स का, फैमिली का काफी था कि उन्हें कुछ ऐसा दिखता था कि मतलब तुम्हें तैयारी करनी है आईएएस की। लेकिन मेरा थोड़ा जो ओरिएंटेशन था, मोर इंक्लिनेशन था मेरा साइंस की तरफ। थोड़ा फिजिक्स से मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स भी किया। लेकिन जब ग्रेजुएशन में मैं था तो मैंने इसके एग्जाम के पेपर को देखा था, पैटर्न को देखा था। तो फिजिक्स के जब मैंने पेपर को देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इट इज डूएबल। मैं थोड़ा ह्यूमैनिटीज से हल्का सा पहले डरता था कि इट इज अ वेरी कम्पिटिटिव और काफी लोग तैयारी करते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी। लेकिन फिर मैंने, एक और चीज थी कि जब मैं एनएसएस में काम कर रहा था तो उससे भी थोड़ा कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिला था। फाइनली जो एक इंस्पिरेशन रहा वो रहा था मेरे जो साथ में फ्रेंड है, उन्होंने भी तैयारी शुरू की थी, मैंने भी तैयारी शुरू की थी, तो उनसे भी एक मोटिवेशन मिला था ड्यूरिंग कोविड। तो ये सारी चीजें फैक्टर इन होके एक तैयारी की इंस्पिरेशन बनी। अब बात करते हैं आपके इंटरव्यू की। जी। बड़ा टफ होता है, बताते हैं। तो आपने जैसे पहले जॉब की है, आपको इंटरव्यू में जो डिस्कस हुआ वो पहली जॉब को लेकर हुआ या फिर कुछ अदर? मैंने 2022 से 22 में, 23 में और 24 में, तीनों में इंटरव्यू दिए है। और तीनों इंटरव्यू मेरे एकदम डाइवर्स थे और डिफरेंट थे तीनों। फर्स्ट इंटरव्यू, जब मैं पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, जो फर्स्ट टाइम मैं जब गया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट ही मेरा इंटरव्यू था। तो थोड़ा सा मतलब नर्वसनेस रहती है काफी, कि 5 लोग बैठे हैं, 5 एक लोग नहीं बैठे, 5 काफी अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, उनके सामने आपको जवाब देना है, एकदम सटीक देना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सारी चीजें दिमाग में रहती हैं। और मेरा लाइफ का ही पहला इंटरव्यू था, किसी जॉब में मैं था नहीं, तो थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है। लेकिन वो वहां पे जो एटमॉस्फेयर रहता है वो आपको काफी काम करते हैं, काफी आपको कॉन्वर्सेशन वाले मूड में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नॉलेज ऑलरेडी टेस्ट कर चुके होते हैं मुझे इस मेंस में। तो इंटरव्यू इज मोर और लेस अबाउट नोइंग योर पर्सनैलिटी। तो वो 20-25 मिनट में आपकी पर्सनैलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे से जो इंटरव्यू में तीनों बार में जो रहा था, पहला थोड़ा फैक्चुअल साइड था, सेकंड इंटरव्यू जो था मेरा सेकंड अटेम्प्ट में वो थोड़ा एनालिटिकल साइड था, और थर्ड वाला टोटली मतलब प्रॉब्लम बेस्ड और एनालिटिकल टाइप का इंटरव्यू था। एक बात बताइए, पढ़ाई के दौरान बहुत सारे अप्स आते हैं, डाउन आते हैं और आदमी को बड़ा टेंशन सी हो जाती है, तो इसके लिए अपने लिए
मोटिवेट होने के लिए आपने कहाँ से इंस्पायर हुए और किस तरह मोटिवेट करते हैं अपने आप को? दो तीन चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो है मेरी हॉबी, क्योंकि इसमें पता है हमें कि 1 साल 2 साल 3 साल 6 6 साल तक बच्चे तैयारी करते रहते हैं, तो आप कॉन्स्टेंटली ऑलमोस्ट सेम चीज पढ़ रहे हैं हर साल। ऐसा नहीं है कि आपका, जब आप किसी क्लास में रहते हैं 6 से 7th में 8th में आए तो आपका सिलेबस चेंज होता है, तो आपको एक डायनामिज्म रहता है कि चलिए कुछ नया सीखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि आपका सिलेबस एक बार आपने 1 साल में कर लिया तो आपको वही पढ़ना है। आप सोचिए कि एक ही चीज को आप 6 साल तक लगातार पढ़ रहे हैं, तो उसमें आदमी की मोनोटनी जनरेट हो जाती है और इंटरेस्ट खत्म होने लगता है धीरे धीरे। तो इसको बरकरार करने के लिए आप हॉबीज बनाते हैं। मेरी हॉबी है जैसे गार्डनिंग है और गिटार बजाना मेरी हॉबी है। तो मैं ये जो भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, मैं पढ़ते में जैसे एग्जॉस्ट हुआ थोड़ा तो निकल के बाहर आके कटिंग करने लग गया, प्लांटेशन कर ली, घास लगा ली, या इसमें जनरली बैठ ही गया अपनी किताब कॉपी लेके। तो थोड़ा सा आपको एकेडमिक्स से हटके भी चीजें करनी पड़ेंगी, स्पेशली फॉर योर हेल्थ, ये है। और दूसरा है आपके फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप। फैमिली आपके सपोर्ट में ऑलमोस्ट रहती है, वो बहुत जरूरी है, लेकिन आपका पीयर ग्रुप अगर है, एक फ्रेंड हो 2 फ्रेंड हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मेरे साथ में मेरे फ्रेंड्स थे जो तैयारी कर रहे थे, तो उनको पता था कि इस एग्जाम में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो वो मेरे से बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो ये एक मतलब एक सपोर्ट सिस्टम जनरेट हो जाता है। तो पहला हॉबी है, दूसरा आपका फ्रेंड्स है, फैमिली है, और इसके अलावा आपका मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए वेब सीरीज वगैरह भी देखता रहता था। और एक मुख्य बात है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। जी, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो किस तरह तैयारी करें और बच्चे किस तरह से चुने, और आपने क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था? तो ऑप्शनल चुनने के लिए सबसे पहले मेरा जो क्राइटेरिया था वो ये था कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मेरी इंटरेस्ट कितना है करने में, और जितने भी यूपीएससी ने डिफाइंड पेपर्स बना रखे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के, वो मेरे को कौन सा सूट करता है, इसको मैं अच्छे से करके स्कोर कर सकता हूँ। तो क्योंकि मैंने 5 साल लगभग फिजिक्स में दिए थे, बीएससी एंड एमएससी, तो मुझे लगा कि फिजिक्स मेरे लिए सुटेबल होगा। लेकिन इसी क्राइटेरिया पे मैं नहीं गया कि मैंने 5 साल पढ़ा है। मैंने क्या किया कि पहले पिछले साल के पेपर, कुछ 2-4 साल के पेपर मैंने देखे कि मेरा जो तैयारी है, या अगर मैं थोड़ी और तैयारी करके क्या उनको अटेम्प्ट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, डिफिकल्टी लेवल उनका कितना है, यूपीएससी की डिमांड कितनी है, जो मैंने 5 साल पढ़ा है क्या वो उसको एड्रेस करती है नहीं करती है। तो जनरली मैं सिलेबस की तरफ गया फिजिक्स के, और फिर मैंने पीवाईक्यूज देखे इसके, तो मुझे लगा कि इट इज डूएबल, थोड़ा सा और मेहनत करके आई कैन डू बेटर। एक और चीज थी कि मैंने ये भी सुना था कि फिजिक्स टफ पड़ता है बट इट इज स्कोरिंग। आप एग्जाम देके पेपर आप देने के बाद में बता देंगे कि आपके कितने मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है, जो कि इस बार भी 3 अटेम्प्ट में मेरे साथ हुआ है कि एग्जाम देने के बाद आप बता सकते हैं। तो साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट था, और दूसरा क्योंकि मेरा शुरुआत से इंक्लिनेशन साइंस की तरफ रहा था, तो अब मैं अचानक से ह्यूमैनिटीज पकड़ लूं और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है, फिर मैं उसको एक तरीके से जस्ट ढो रहा हूं मैं उसको कि बस कैसे सिलेबस खत्म करना है, तो वो भी था। तो कैसे चूज करें उस पर अगर बात करें, तो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपने या तो ग्रेजुएशन में पढ़ा है, या फिर आपको लगता है उसके सिलेबस और पीवाईक्यू को देख के कि हाँ मैं इसको और बेटर कर सकता हूँ, थोड़ा सा और अगर मेहनत करूँ तो कर सकता हूँ, तो उन सारे चीजों को फैक्टर इन करके, साथ में टॉपर्स की वीडियोस देख के भी यूट्यूब पे कि मतलब कितना लेंथी सिलेबस होता है, कितने में हो जाता है, और क्या उसके रिसोर्सेज अवेलेबल है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के आप ऑप्शन चुन सकते हैं। देखिए, अब यूपीएससी की परीक्षा बड़ी टफ होती है, बहुत हार्ड होती है, बहुत सारे बच्चे इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देंगे, क्या वो करें क्या ना करें, किस तरह तैयारी करें, कुछ उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? पहला तो ये है कि आप एग्जाम में कूदने से पहले एक अपना माइंडसेट तैयार कर लें कि टाइम लगता है थोड़ा सा। ऐसा नहीं है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, लेकिन मेरे साथ में मेरे ही फ्रेंड्स हैं जो 3-3 अटेम्प्ट्स में 4-4 अटेम्प्ट्स में अभी लगे हुए हैं। मेंस निकल जाता है, प्री नहीं निकलता, कभी मेंस नहीं निकलता। तो इफ यू आर कमिंग इनटू दिस एग्जाम, तो आपको अपनी थोड़ा सा कमर कसनी पड़ेगी और थोड़ा सा खुद को सेपरेट करना पड़ेगा, तो उन सारे चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर लें। दूसरी चीज, कम से कम अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 2 साल का बफर अपने पास रखें। 1 साल अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग का, फिर 1 साल आपका खुद का रिवीजन, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने बस कोचिंग की और आप जंप कर गए एग्जाम लिखने में, थोड़ा सा अपना बफर रखें जिससे कि आप एक ही बार में निकल जाए, मेरी तरह 3 अटेम्प्ट ना लगे आपको। तो ये रखिए और अपने आप को
मोटिवेट रखने के लिए, अपने को डिसिप्लिन रखने के लिए अपनी कोई एक हॉबी रखिए जो कि आपको पर्सनैलिटी टेस्ट में भी फायदा करेगी। और ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागने से पहले आप जो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको आप मास्टर कर लें, प्रैक्टिस करें, PYQs देखें और साथ के साथ रिवीजन करते रहे अपने सिलेबस का जो भी आपके पास में है। तो इससे आपका कोर्स करेक्शन होता रहेगा। जहां भी आपको लग रहा है कि मैं फंस रहा हूँ, कंफ्यूज हूँ, परप्लेक्स्ड हूँ, तो आप एक बार जो टॉपर्स की वीडियोस होती हैं, मैं जनरली देखता था जो मेरे अपने डोमेन के टॉपर्स हैं, जैसे फिजिक्स मेरा ऑप्शनल था तो उनकी क्या अप्रोच रही है उनको मैं देखता था। तो आप भी क्या कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं, आपका जो बैकग्राउंड है उसके अकॉर्डिंग आप टॉपर्स को देख के सुन सकते हैं, उनके साथ में अपनी स्ट्रेटजी अलाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कनिष्क कटारिया सर थे, उनके साथ उनकी स्ट्रेटजी थी टाइम लाइन स्ट्रेटजी जो थी कि मैं इतने से इतने तक ये मेंस का करूंगा फिर प्रीलिम शुरू करूंगा, उनकी फॉलो की थी। तो अगर आपको लग रहा है किसी भी टॉपर की स्ट्रेटजी को आप अलाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें कि एक ही स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो थोड़ा प्रूडेंटली, थोड़ा सा जागरूक रह के उसको अपने हिसाब से टेलर करना। किसी टॉपर की कोई बात अच्छी लग रही है वो उठा लें, किसी की दूसरी बात अच्छी लग रही है वो उठा लें, क्योंकि हर चीज हर किसी के लिए काम नहीं करती है। बाकी ये डिस्ट्रैक्शंस कम से कम रखें और बस, बाकी ऑल द बेस्ट।